हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म। तो देखो, ब्रीदिंग के मैकेनिज़्म में दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज तो होती है इसके अंदर इंस्पिरेशन होना और दूसरा होता है एक्सपिरेशन होना। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है वो कहाँ जाएगी, वो एल्विलाई में जाएगी। ठीक है, यानी एल्विलाई हमारे जो लंग्स में होते हैं। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, एल्विलाई के अंदर जो है वो एयर जाएगी एटमॉस्फेयर से, उसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सपिरेशन में ठीक उल्टा होगा, यानी जो हमारी एल्विलाई के अंदर एयर होगी वो कहाँ जाएगी, वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, उसको हम एक्सपिरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन यानी हवा का अंदर आना और हवा का बाहर जाना, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करेगा प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर, यानी प्रेशर का जो डिफरेंस क्रिएट होगा ना लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। ठीक है, उससे पता चलेगा कि हवा अंदर आएगी कि हवा बाहर जाएगी, तब ये ब्रीदिंग का प्रोसेस होगा। ओके, अब हम इसमें समझेंगे कि जब ये इंस्पिरेशन होगी तब क्या चीज़ें होंगी, जब एक्सपिरेशन होगी तब क्या चीज़ें होंगी, वही हमें जानना है। अब देखो, हमने पढ़ा इंस्पिरेशन क्या होता है, हमने पढ़ा एक्सपिरेशन क्या होता है। अब इंस्पिरेशन जब होगा तब प्रेशर का डिफरेंस जो है वो कहाँ पे ज़्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा, ये चीज़ हमें देखनी है। यानी हवा कहाँ से कहाँ एंटर करेगी। ठीक है, तो इसको समझते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि जब इंस्पिरेशन होगा तो जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है, यानी जो लंग्स के अंदर का प्रेशर होता है, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि लंग्स में एक नेगेटिव प्रेशर है, प्रेशर कम है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब इंस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट कैसा होगा, डिफ्यूजन हम जानते हैं। डिफ्यूजन में मूवमेंट कैसा होता है, हाई टू लो, हाई टू लो मूवमेंट होता है डिफ्यूजन में। तो हाई प्रेशर कहाँ है, एटमॉस्फेयर के अंदर। लो प्रेशर कहाँ है, लंग्स के अंदर। तो हवा कहाँ से कहाँ मूव करेगी, एटमॉस्फेयर टू लंग्स, लंग्स में जो है वो एयर आ जाएगी, इंस्पिरेशन हो जाएगा। एक्सपिरेशन में ठीक उल्टा होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा, यानी लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा और एटमॉस्फेयर में कम होगा। तो एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर एयर जो है वो एंटर कर जाएगी, तो हवा जो है वो लंग्स से बाहर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, तब एक्सपिरेशन हो जाएगा। अब दो बातें हमें ध्यान रखनी है। जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, उसमें दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। एक तो हो गया डायफ्राम, डायफ्राम, और दूसरा हो गया रिब्स के जो मसल्स होते हैं, रिब्स के एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरकोस्टल मसल्स। ये क्या करते हैं, ये प्रेशर का जो डिफरेंस है ना वो क्रिएट करवाते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने जब थोरैकिक चैम्बर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना डायफ्राम के बारे में। ऐसा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ऊपर जो है वो ऐसा थोरैकिक चैम्बर प्रेजेंट है, उसके अंदर जो है वो दो लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब इंस्पिरेशन होता है तब ये जो डायफ्राम है ये कैसा हो जाता है, ये ऐसा फ्लैट हो जाता है। तो इसके ऊपर जो थोरैकिक चैम्बर है ना उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। वो कैसा बढ़ता है, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ता है। कैसा, इस डायरेक्शन, ये पोस्टीरियर डायरेक्शन है तो ये एंटीरियर है। तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में जो है वो क्या हो जाएगा, थोरैकिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, तो थोरैकिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इंक्रीज। अब इसी थोरैकिक चैम्बर के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसी के अंदर तो लंग्स प्रेजेंट है, इसी के अंदर तो लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो जब लंग्स में प्रेशर कम होगा तो हवा जो है वो बाहर से अंदर की ओर आ जाएगी, इंस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और है, रिब्स और स्टर्नम, जैसे ही हमने सांस ली तो हमारे रिब्स के जो मसल्स हैं वो ऊपर की तरफ आए, हमारा स्टर्नम जो है वो भी ऊपर की तरफ आया। तो रिब्स और स्टर्नम रेज होंगे तो भी थोरैकिक वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर कैसा बढ़ेगा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, यानी इस तरह से। तो हम बोलेंगे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा हेड पोर्शन है वो हमारा एंटीरियर पोर्शन होता है। ठीक है, और जो हमारा, ऐसे हम याद रखते हैं, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर कभी भी याद रखना हो तो कैसे, हमारा हेड जो है
वो हमारा एंटीरियर पोर्शन है, और जो हमारे पैर है, जो हमारा पैर है वो कैसा है, वो पोस्टीरियर है। इस तरह से हमें एंटीरियर पोस्टीरियर याद रहते हैं। वेंट्रल हमारा कैसे याद रख सकते हैं कि जो हमारा फ्रंट पोर्शन है वो वेंट्रल है और बैक पोर्शन कैसा है, डॉर्सल पोर्शन है। तो थोरैकिक वॉल्यूम जब रिब और स्टर्नम रेज होंगे तब बढ़ेगा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तब बढ़ेगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा, हवा जो है वो बाहर से अंदर आ जाएगी, इंस्पिरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसको ज़रा हम यही चीज़ यहाँ पर लिखे, इसको ज़रा हम समझ लेते हैं, वो हटाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। यानी ये जो प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसमें दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, डायफ्राम और रिब्स के मसल्स। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर डायग्राम देखो, यहाँ पर डायग्राम में क्या बता रहे हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हवा अंदर आ रही है, तो वॉल्यूम थॉरैक्स का बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा एंटीरियर पोस्टीरियर, और रिब्स और स्टर्नम रेज हो रहे हैं तो वॉल्यूम थॉरैक्स का बढ़ रहा है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, हवा अंदर आ जाएगी, इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होगा, एक्सपिरेशन में जो ये स्टर्नम है, सॉरी जो ये डायफ्राम है, ये वापस से रिलैक्स होकर ऐसा वापस डोम शेप्ड हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो वापस से कम हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम थॉरैक्स का कम हुआ तो लंग्स का भी कम हो गया, प्रेशर जो है वो यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, प्रेशर बढ़ गया तो हवा जो है वो बाहर चली जाएगी और रिब्स और स्टर्नम वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो क्या हुआ, हवा जब अंदर से बाहर चली जाएगी तो क्या होगा, एक्सपिरेशन हो गया। अब यहाँ पर यही दो बातें लिखी हैं, इसको ज़रा समझ लेते हैं। क्या लिखा है कि इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक चैम्बर इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप द रिब्स। ठीक है, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारे रिब्स के मसल्स ऊपर की ओर आते हैं, हमारा स्टर्नम ऊपर की ओर आता है, तो क्या होगा, वॉल्यूम थोरैकिक चैम्बर का बढ़ने लगता है और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में ये बढ़ जाता है। ये बात हमने देखी। ओके, अब देखो एनसीईआरटी के अंदर कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ है, जो हमारे एब्डोमेन के मसल्स हैं वो भी उसको बढ़ा देते हैं। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन और अच्छे से हो सके उसके लिए जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं ना वो भी उसमें हेल्प करते हैं। एडिशनल जो हेल्प है वो इनसे भी होती है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि एक नॉर्मल ह्यूमन जो होता है वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार जो है वो ब्रीथ करेगा, लगभग 12 से 16 टाइम जो है, इतनी बार वो 1 मिनट के अंदर सांस ले लेता है। ठीक है, उसके बाद जो हम एयर का वॉल्यूम होता है, यानी हमने कितना इंस्पिरेशन किया कितना एक्सपिरेशन किया, वो हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर्स। काफ़ी जो हॉस्पिटल्स वगैरह ना वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो पल्मोनरी फंक्शंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम आज की क्लास में हमने यही देखा कि ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म जो है वो किस तरह से होता है।